हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास का सेकंड पेपर यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है कला एवं स्थापत्य यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस पेपर का नाम है। और इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं। ओके, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 को। यूनिट 6 में जितने भी टॉपिक्स दिए गए ना, उन सभी को मात्र एक वीडियो में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक्स को, यूनिट 6 के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम मात्र एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी हमने देख लिया, और साथ ही साथ उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई हैं उस पेपर में। तो उसके हमने उसमें 8वें यूनिट को एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ सेकंड पेपर अगर देखें यानी कि कला एवं स्थापत्य से संबंधित सेकंड पेपर का सिलेबस हमने अध्ययन कर लिया है, प्रीवियस पेपर जो है उसको भी देख लिया, और इसमें भी टोटल 8 यानी कि 8 यूनिट दी गई हैं, और 8वें यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देखने के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे तो फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है, वहां पर आपको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है, वहां पर आपको नीचे की ओर सेकंड पेपर से संबंधित सारी वीडियोस यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो आप सभी उन वीडियो उस प्लेलिस्ट से जो भी आपको यूजफुल वीडियोस लगे, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर हम 6 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 6 में हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या है, तो शैल चित्र के विषय में पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके विषय में पढ़ना है हमें, ठीक है। और मंदिर वास्तुकला शैली जो होती है उसके विषय में पढ़ना है। इसमें नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेशर शैली, इन तीनों शैलियों के विषय में हमें पढ़ना है, जो कि मंदिर वास्तुकला शैली के अंतर्गत आती है। तो मंदिर का जो निर्माण होता है इन्हीं शैलियों में होता है, नागर शैली होगी या तो द्राविड़ या फिर वेशर शैली। तो इन शैलियों के विषय में हमें डिटेल से अध्ययन करना है, सारी चीजों के विषय में हम देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो भारतीय चित्रकला और स्थापत्य के चमत्कार के रूप में ये चीजें आई हैं। अजंता और एलोरा की गुफा जो है, एलोरा की गुफाएं जो है, एक तरीके से भारतीय चित्रकला के स्थापत्य में एक चमत्कार के रूप में आई हैं। इसमें क्या है कि एक तरीके से अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, एक तरीके से वो कहां पर स्थित, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, और भारतीय कला, स्थापत्य, धार्मिक सहिष्णुता के अद्वितीय उदाहरण हैं। इसमें देखते हैं ये गुफाएं जो होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। पहले मंदिर की स्थापना वगैरह नहीं होती थी, तो क्या करते थे, गुफाओं को, चट्टानों को ही काट कर एक तरीके से मंदिर का रूप बनाते थे। तो ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, और इन्हें यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, नामित किया गया है। आगे देखते हैं अजंता की गुफाएं, इसके विषय में देखते हैं। अजंता की गुफाओं के विषय में अब देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी चोटी है, पर्वत चोटी, उसी में काट काट कर ये एक तरीके से यहाँ पर इसमें इनकी उत्कीर्णन के द्वारा इसमें काट काट कर एक नक्काशी की गई है, मंदिरों की स्थापना की गई, और यहाँ पर अलग अलग गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो अजंता की ये गुफाएं हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका अजंता की गुफाएं बनी, और ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां, उसमें बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अपनी शानदार चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है ये जो है, एक तरीके से चित्रकला जो है। इसमें टोटल 29 गुफाएं, कितनी 29 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश जो होती हैं चैत्य का मतलब क्या होता है, चैत्य का मतलब होता है पूजा हॉल, जहां पर पूजा करते हैं बौद्ध भिक्षुक लोग। और विहार का मतलब होता है भिक्षुक के निवास स्थान जो होता है, जहां पर वो रहते हैं, उसको हम बोलते हैं विहार। तो इस तरीके से जिनमें अधिकांश चैत्य और विहार है 29 गुफाओं में से, ठीक है। तो ये विहार और चैत्य के रूप में है, जहां पर ये बौद्ध भिक्षुक लोग वहां पर पूजा करते थे, पूजा हॉल है, और वहां पर विहार का मतलब है जहां पर वो निवास करते हैं, वो स्थान। तो अजंता की, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गुफाएं जो है यानी कि ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं और अपनी शानदार चित्रकला के लिए विश्वविख्यात हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश जो है चैत्य और विहार हैं, यानी चैत्य का मतलब पूजा स्थल और विहार का मतलब भिक्षुकों के निवास स्थान। आगे हम देखते हैं अजंता की चित्रकला की विशेषताओं के विषय में हम देखते हैं। तो अजंता की चित्रकला की विशेषताएं, इसके विषय में देखते हैं। तो विषय वस्तु देखते हैं, अजंता की चित्रकला की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, अजंता के चित्रों का मुख्य विषय ही है कि बुद्ध जी के जीवन के से संबंधित जो घटनाएं हैं और जातक कथाएं हैं, उन्हीं का वर्णन करना। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, और इन चित्रों में धार्मिक आख्यानों के साथ साथ तात्कालिक समाज, शाही जीवन और सामान्य लोगों के हाव भाव, पशु पक्षी और प्रकृति का भी सजीव चित्रण मिलता है। तो एक तरीके से इस गुफा की, अजंता गुफाओं का जो विषय वस्तु है या फिर उसमें जो चित्रकारी की गई है, वो एक तरीके से वहाँ की बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी चीजों का वर्णन मुख्य रूप से है। और साथ ही साथ इन चित्रों में धार्मिक आख्यान के साथ साथ तात्कालिक जो वहाँ का समाज था, कैसे शाही जीवन यापन करते हैं, सामान्य लोगों के हाव भाव, पशु पक्षी, प्रकृति का भी सजीव चित्रण मिलता है। आगे देखते हैं तकनीकी, इसके विषय में देखते हैं। तो उस समय की तकनीकी क्या थी, तो इन चित्रों को फ्रेस्को सेको तकनीकी यानी कि गीली प्लास्टर
पर सूखी सतह पर रंग लगाना एक तरीके से, तो इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, इसका उपयोग करके बनाया गया था। रंगों को पौधों, रंग जो होते थे उस समय, तो रंगों को पौधों जैसे कि नील पत्तों और खनिजों जैसे कि गेरू, चूना, कागज आदि से एक तरीके से इसको रंगा जाता था। इनका उपयोग करके रंगों को पौधों से प्राप्त किया जाता था। आगे हम देखते हैं भाव और गतिशीलता। तो इसकी तकनीक में हमने देखा किस तरीके से रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। और भाव और गतिशीलता इसके विषय में देखिए तो अजंता के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनमें निहित भाव और गतिशीलता है। चेहरों पर विभिन्न भाव जैसे कि करुणा, प्रेम, शांति, दुख आदि भावों को प्रकट दिखाई देता है। तो इन चीजों का जो अद्भुत चित्रण मिलता है। आकृतियां जो है, आकृतियां सुकोमल, सुडोल और त्रिआयामी दिखती हैं, जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है एक तरीके से। तो अजंता की जो गुफाओं के अंदर जो मूर्तियां हैं, जो उसमें चित्रकारी की गई हैं, तो वो एक तरीके से आकृतियां सुकोमल, सुडोल और त्रिआयामी दिखती हैं, जो देखने वाले जाते हैं उनको मंत्रमुग्ध कर देती है। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उस मूर्तियों में कलाकारी की गई है। आगे देखते हैं रंग योजना। तो रंग योजना की भी टेक्नोलॉजी थी। तो चित्रों में रंगों का सुंदर और सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया गया है। लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद रंगों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चित्र, जैसे कि कुछ सबसे प्रसिद्ध चित्रों में पद्मपाणी जो है वो है, और अवलोकितेश्वर जो है गुफा नंबर 1 जो है, तो उसमें अवलोकितेश्वर जो है, और वज्रपाणी जो है, और मरणासन जो है राजकुमारी गुफा 16 में है। और इसी तरीके से विभिन्न जातक कथाओं के दृश्य शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीजें। आगे देखते हैं कलाकार। इन महान कृतियों को बनाने वाले, इन महान जो कृतियां हैं उनको बनाने वाले कलाकारों के नाम अज्ञात है, लेकिन उनकी कुशलता और एक तरीके से कलात्मकता आज भी दिखाई देती है, और उनकी कलात्मकता बेजोड़ थी। एक तरीके से आज भी वहां पर देखने को मिलता है कि जब वहां पर जाते हैं तो वो उनको आभास होता है कि कितनी इसमें कलाकारी की गई है। आगे देखते हैं चैत्य और बिहार के विषय में देखते हैं। तो अजंता में 4 चैत्य गुफा संख्या 9, 10, 19 और 26, ये यहाँ पर एक तरीके से चैत्य गृह है यहाँ पर एक तरीके से, और 25 जो है एक तरीके से बिहार है। चैत्य में स्तूप होते हैं, चैत्य में एक तरीके से स्तूप होता है, और जबकि बिहार में भिक्षुकों के रहने और अध्ययन करने के लिए होते हैं। और चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल। तो वहां पर जब स्तूप होता है तो स्तूपों के अंदर ही वो पूजा करते हैं स्तूप। तो ये चीजें हैं। तो चैत्य गृह और बिहार के विषय में हमने देखा। तो चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल है, और बिहार वहां पर जो भिक्षुक रहते हैं, निवास करते हैं, सोते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वो स्थलखंड बिहार कहलाता है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं अगला जो है एलोरा की गुफा के विषय में देखते हैं। तो एलोरा की गुफाएं देखते हैं, इसके विषय में हम ये अब चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा एक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। ये चीजें आप देख सकते हैं। एलोरा, अब देखिए एलोरा की गुफाएं जो है अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ है। एलोरा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी है इसकी धार्मिक सहिष्णुता है, क्योंकि इसमें केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं बल्कि इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू, जैन सभी धर्मों से संबंधित कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित 34 गुफाएं हैं। एलोरा की स्थापत्य और मूर्तिकला की विशेषताएं धार्मिक विविधता के आधार पर देखते हैं। तो इसमें देखिए मूर्तिकला, एलोरा की जो स्थापत्य और मूर्तिकला की विशेषता है उसके विषय में देखते हैं। तो धार्मिक विविधता, पहली विशेषता ही यही है कि धार्मिक विविधता इसमें देखने को मिलती है। एलोरा में 12 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक, और 17 हिंदू गुफाएं हैं, और एक जैसे जो 13 से 35 तक है, और 5 जैन गुफाएं हैं जो कि 30 से 34 तक है। ये भारतीय इतिहास में धार्मिक सद्भाव और सह अस्तित्व का एक अनूठा प्रमाण है, जो दिखाता है कि इन सारे धर्मों की यानी इन सभी धर्मों का वहां पर धार्मिक विविधता को की एक प्रमुख विशेषता को दिखाता है कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों का भी वर्णन किया गया है। तो एलोरा में 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं, और 5 जैन गुफाएं हैं। आगे हम देखते हैं अखंडित स्थापत्य। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, एक तरीके से वो अपनी अखंडित वास्तुकला यानी कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी ये अखंडित यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया है, जिसका अर्थ क्या है कि ये पूरी संरचना जो है जैसे मंदिर या स्तंभ जो है एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर काटते आते हैं, और एक वो आकृति बनती है। तो चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाई गई है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर देखना है तो गुफा नंबर 16 जो है कैलाश मंदिर जो है, वो एक प्रमुख और एक प्रसिद्ध मंदिर है। कैलाश मंदिर जो कि अभी हमने दिखाया ना, ये कैलाश मंदिर, तो यही है। तो एलोरा की 16 गुफा नंबर 16 जो है 16वीं, वो कैलाश मंदिर इस सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है इस चीज का। आगे देखते हैं
आगे हम देखते हैं कैलाश मंदिर गुफा 16। तो यह एलोरा का सबसे अद्भुत और प्रभावशाली मंदिर है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। इसे एक ही विशाल चट्टानों को काट कर बनाया गया है जो दुनिया में यानी कि अपनी तरह का सबसे बड़ा अखंडित है। यानी कि इसको काटेंगे, एक पूर्ण समूचा ही चट्टान है, तो एक तरीके से अपनी तरह का सबसे बड़ा अखंडित ढांचा है। इसमें जटिल नक्काशी, मूर्तियां और भित्ति चित्र हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से शिव और पार्वती के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। इसमें एक विशाल नंदी मंडप और कई छोटे मंदिर भी हैं। तो ये चीजें हैं। तो हमने कैलाश मंदिर गुफा 16 की विषय में देखा, ये भी एक प्रमुख विशेषता है एलोरा गुफा की, यानी एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके विषय में एक प्रमुख विशेषता ये भी है। आगे देखते हैं मूर्ति कला में। तो एलोरा की जो मूर्ति कला है ना, उसमें गतिशीलता, शक्ति और भावुकता का अद्भुत मेल है। हिंदू गुफाओं में शिव, विष्णु, दुर्गा और रामायण महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। बौद्ध गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्व की विशाल मूर्तियां मिलती हैं। जैन गुफाएं जो होती हैं अपनी बारीक नक्काशी और एक तरीके से तीर्थकरों की शांत प्रतिमाओं के लिए जानी जाती है। तो याद रखना, मूर्ति कला जो है, एलोरा की मूर्ति कला में गतिशीलता, शांति, भावुकता के अद्भुत जो मेल है वो चीज देखने को मिलती है। हिंदू गुफाओं में शिव, विष्णु, दुर्गा और रामायण मंदिर के दृश्यों को दर्शाया गया है। और बौद्ध गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्वों की विशाल मूर्तियां मिलती हैं। और जैन गुफाओं में अपनी बारीक नक्काशी और तीर्थंकर जो होते हैं उनकी शांत प्रतिमाओं को देखने को मिलती है, प्रतिमाओं के लिए जानी जाती है। आगे हम देखते हैं चैत्य और बिहार के विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर भी इसका वर्णन किया। तो एलोरा में भी चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की संरचनाएं हैं। हालांकि अजंता की तुलना में यहाँ की चित्रकारी कम संरक्षित है और मूर्तिकला व स्थापत्य पर अधिक जोर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर मूर्तिकला और स्थापत्य पर अधिक जोर दिया गया है, न कि यहाँ पर चैत्य और बिहार पर। तो यहाँ पर एलोरा में भी चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की संरचनाएं हैं। हालांकि अजंता की तुलना में यहाँ पर चित्रकला कम संरक्षित है और मूर्तिकला और स्थापत्य कला अधिक जोर दिया गया है। बौद्ध गुफाओं में बिहार और चैत्य दोनों ही हैं और जिनमें विशाल बौद्ध स्तूप और बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसके विषय में देखें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं केवल प्राचीन कला के नमूने नहीं हैं, बल्कि वे उस समय के लोगों की धार्मिक भावना, कलात्मक प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण धरोहर स्थल है। तो ये इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति के लिए। ठीक है, तो ये एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके विषय में हमने देखा। तो आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं तो इस तरीके से हमने देख लिया एलोरा की गुफा और हमने देखा अजंता की गुफा, उसकी विशेषताओं के विषय में, सारी चीजों के विषय में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली, इसके विषय में हम देखते हैं। मंदिरों की जो स्थापना की जाती है वो किन किन शैलियों में हुई, तो उसी के विषय में देखते हैं। तो इसमें 3 शैलियां देखने को मिलती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये 3 रूपों में मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है, कहीं पर नागर शैली, कहीं पर द्रविड़ और कहीं पर बेसर शैली। तो एक एक के विषय में हम डिटेल से देखते हैं किस शैली की क्या विशेषताएं हैं, कहां पर कौन सी शैली की मंदिर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य कला का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं के कारण कई शैलियां विकसित हुई हैं। इनमें 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये 3 मुख्य शैलियां हैं। ठीक है, बाकी तो कई सारी, लेकिन मुख्य जो मंदिरों के क्षेत्र में स्थापत्य कला के रूप में उभरी वो 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये शैलियां न केवल भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर ही भिन्न है, बल्कि इनके निर्माण, डिजाइन और अलंकरण में भी स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर तीनों ही मंदिर, यानी कि तीनों शैलियों के मंदिर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागर शैली की जो मंदिर है इस तरीके से कुछ दिखाई देती हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं द्रविड़ शैली जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, और आप देखेंगे बेसर शैली जो होती है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये है नागर शैली। ठीक है, ये है नागर शैली और ये है द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं इस रूप में दिखाई देते हैं, और बेसर शैली जो होती है इन दोनों का लगभग मिक्सचर होता है, इन दोनों ही शैलियों का कुछ अंश इसमें शामिल होता है। तो ये बेसर शैली। अब एक एक शैली के विषय में हम कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागर शैली के विषय में। ये उत्तर भारतीय मंदिर की शैली है, यानी उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की गई हैं वो नागर शैली में ही, उत्तर भारत की मंदिर जितनी भी हैं वो नागर शैली के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसके विषय में हम देखते हैं। क्षेत्र, तो ये मुख्य पहले बता दिया कि ये उत्तरी भारत जो है यह शैली मुख्यतः उत्तरी भारत, हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक प्रचलित थी। मुख्य विशेषताएं देखें इस शैली की, तो शिखर जो है एक तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शिखर जो है, यहाँ पर ये शिखर है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसका जो शिखर है वो नागर शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका एक तरीके से ऊंचा और घुमावदार एक तरीके से यानी कि जो शिखर होता है वो घुमावदार शिखर होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, गोल ये इस तरीके से शिखर होता है, घुमावदार शिखर होता है इसमें। और इन सभी, और जब इसमें देखेंगे तो चारकोन टाइप का होता है,
इसमें। तो आगे हम देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। तो नागर शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि ऊंचा और घुमावदार इसमें शिखर होता है, या शिखर आधार से ऊपर की ओर पतला होता जाता है, पतला होता है और पतला होता जाता है, और पिरामिड नुमा यानी कि इस नुमा ऐसे 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 कम होते चला जाता है। तो ये पिरामिड नुमा और शंक्वाकार है कि नहीं, शंक्वाकार है कि नहीं, तो शंक्वाकार होता जाता है। इस प्रकार अक्सर अमलक यानी कि एक चपटा गोलाकार पत्थर और कलश यानी कि कलश, अमलक का मतलब होता है एक चपटा गोलाकार और पत्थर, और कलश का मतलब है एक पवित्र घड़ा जो होता है, स्थापित होता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जो शिखर है, ये चीज, ये यही चीज के विषय में बताया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज है। ओके, तो यहां पर आप देखिए ये चीज है, तो ये गोल गोल ये एक शंक्वाकार के रूप में होती है। आगे हम देखते हैं गर्भगृह। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए मंदिर नुमा, ये जो है मंदिर के ऊपर टॉप है, यहाँ पर देखेंगे शिखर के विषय में। तो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पवित्र घड़ा यानी कि यहाँ पर कलश लगाया जाता है इस मंदिर के शिखर के ऊपर। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं, मंदिर का मुख्य देवता जो होता है वो गर्भगृह में स्थापित होता है। जो मुख्य देवता है वो गर्भगृह में स्थापित होता है, जो आमतौर पर एक चौकोर कक्ष होता है, आमतौर पर एक चौकोर कक्ष होता है, और उसी के अंदर एक तरीके से गर्भगृह मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। मंडप जो होता है उसके विषय में देखिए, मंडप जो होता है ये चीज है। तो मंडप जो होता है गर्भगृह के जस्ट सामने, गर्भगृह के सामने एक या अधिक मंडप स्तंभों वाले हॉल होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, ये हॉल है। तो ये चीजें हैं, होता है जहां भक्त एकत्रित होते हैं। इनमें अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप आदि हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रदक्षिणा पथ भी होता है इसमें। तो कुछ मंदिरों में गर्भगृह के चारों ना, जहां पर है गर्भगृह उसी के चारों ओर एक तरीके से प्रदक्षिणा पथ होता है, ताकि उस यानी कि मुख्य देवता की हम परिक्रमा कर सकें। आगे हम देखते हैं, तो ये चीज है कि गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। ऊंचा चबूतरा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चबूतरा होता है एक तरीके से। जो मंदिरें होती हैं स्थापित होती हैं वो किसी न किसी चबूतरे पर होती हैं, तो यहाँ पर चबूतरा जो होता है वो होता है। आगे हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं मंदिर अक्सर एक ऊंचे चबूतरे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें भव्यता मिलती है, और कोई इसमें एक तरीके से चार दीवारी नहीं होती है। द्रविड़ शैली के विपरीत नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर कोई विशाल एक तरीके से चार दीवारी या गोपुरम प्रवेश द्वार नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, इसमें अलंकरण के विषय में देखते हैं। तो अलंकरण, मूर्तियां इसमें देखते हैं। तो मूर्तियां और नक्काशी मंदिर के बाहरी दीवारों पर केंद्रित होती हैं। दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन, युगलों और पौराणिक दृश्य जो होते हैं उनकी मूर्तियां स्थापित होती हैं, मूर्तियां होती हैं दीवारों पर। आगे हम देखते हैं, उपशैलियां जो है नागर शैली में भी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण कई उपशैलियां विकसित हुई हैं, जो कि ओडिसी शैली हो गया। इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए अगर देखें, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, इसमें एक तरीके से इसमें शिखर का आकार अधिक सीधा होता है आकार, और बाहरी दीवार पर विस्तृत नक्काशी होती है। खजुराहो शैली अगर देखा जाए, तो उदाहरण के लिए कंदरिया महादेव मंदिर जो है, यहाँ शिखर पर छोटे छोटे शिखर भी होते हैं, और जो एक पर्वत श्रृंखला जैसे प्रभाव देते हैं। मूर्तियों में कामुकता और आध्यात्मिकता का संगम होता है। जो यहाँ पर यानी कि मूर्तियां जो होती हैं उसमें कामुकता और आध्यात्मिकता का संगम होता है। और सोलंकी शैली जो होती है, गुजरात और राजस्थान की जो मंदिर हैं वहां पर देखने को मिलती है। जैसे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसमें बारीक नक्काशी और जटिल स्तंभों का उपयोग होता है। आगे हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं नागर शैली के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो जैसे खजुराहो के मंदिर हो गया, ये मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया। इसी तरीके से कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी ओडिशा जो राज्य में है, तो भव्य रथ के आकार का मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद देखते हैं लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर ओडिशा जो है, ये ओडिशा में है। तो ये नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है, माउंट आबू राजस्थान ये है, और अपनी अद्भुत बारीक नक्काशी के लिए यह प्रसिद्ध है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी नागर शैली मुख्य उदाहरण है। और अयोध्या में राम मंदिर जो है, वर्तमान में निर्मित जो राम मंदिर बनाया गया है वो एक तरीके से वो नागर शैली में ही बनाया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा जो नागर शैली है, नागर शैली के विषय में हमने देखा। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, एक यानी कि गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता है, यहाँ पर मंडप भी होते हैं, स्तंभ भी होता है, ये चीजें आप देख सकते हैं। तो ये चीजें मंडप, यहाँ पर देखिए ना मंडप है ये, और यहाँ पर एक तरीके से यह जो शिखर होता है गोलनुमा होता जाता है, ऊपर एक कलश लगाया जाता है जिसे आमलक कहते हैं, आमलक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, और यहाँ पर एक तरीके से विमान होता है, यहाँ पर ये चीजें। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भगृह जो एक पवित्र स्थल होता है जहाँ पर मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। और ये चबूतरा होता है, मेन जो होता है चबूतरा, मंच होता है, प्लेटफॉर्म होता है। तो इस तरीके से नागर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं। तो जो भी हमने उदाहरण भी देख लिया, खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, मोढेरा का मंदिर, अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, तो ये सारे नागर शैली के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं द्रविड़ शैली जो है उसके अंतर्गत, तो दक्षिण भारत के जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो लगभग द्रविड़ शैली के मंदिरों में, द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर हैं। अब इसके विषय में हम देखते हैं। तो देखिए द्रविड़ शैली में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके विषय में हम देखते हैं एक एक चीज। तो
सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र। तो इस शैली यानी कि यह शैली जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत जो है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक एक तरीके से में विकसित हुई है। और मुख्य मंदिर इसकी मुख्य विशेषता अगर देखी जाए तो मतलब इसका क्षेत्र तो मैंने बता दिया, दक्षिणी भारत में इसकी नगर शैली जो द्रविड़ शैली की जो मंदिरें हैं वो दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं जो है कौन कौन सी है, द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले विशेषता है विमान। इसमें विमान देखने को मिलता है। विमान किससे होता है, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में विमान होता है जो पिरामिड नुमा होता है और कई मंजिलों में बटा होता है। यह एक तरीके से ऊपर की ओर सकरा होता जाता है और प्रत्येक मंजिल पर छोटी छोटी सजावटी संरचनाएं जो होती हैं कपोत हर होती हैं। विमान के शीर्ष पर एक सकल पत्थर का आवरण होता है जिसे शिखर कहते हैं और यह उत्तर भारतीय शिखर से अलग है। इसके ऊपर एक स्तूपिका या कलश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए ये विमान होता है एक तरीके से। यहाँ पर यहाँ जो होता है ये चरकोन टाइप का होता है यहाँ पर, तो वो चीज़ है। यहाँ पर ये क्या है, विमान है और ऊपर जो होता है एक कलश होता है यहाँ पर भी एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर मतलब कि जो विमान है यहाँ पर देखा। आगे हम देखते हैं तो ये इसके ऊपर एक तरीके से स्तूपिका या एक तरीके से कहें कलश होता है। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम जो होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार पर विशाल और भव्य गोपुरम ऊंचे अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं जो कई मंजिला होते हैं और मूर्तियों से सजे होते हैं। ये मंदिर परिसर की चार दीवारी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसके विषय में देखें। आगे देखते हैं विशाल चार दीवारी मंदिर जो होते हैं, मंदिर परिसर एक विशाल चार दीवारी से घिरा होता है जिसमें कई गोपुरम होते हैं। गोपुरम क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर विशाल और भव्य गोपुरम यानी कि होते हैं जो ऊंचे अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपुरम जो होता है ये चीजें होती हैं, जो प्रवेश द्वार होता है ना, ये मेन चीज यहाँ पर ये, तो ये गोपुरम होते हैं, तो ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं चार दीवारों का हिस्सा होते हैं ये मंदिर के जो परिसर होते हैं उनके चारों कोनों पर एक तरीके से गोपुरम बनाए जाते हैं। विशाल चार दीवारी इसके विषय में देखते हैं। तो मंदिर परिसर एक विशाल चार दीवारी से घिरा होता है जिसमें कई गोपुरम होते हैं और मंडप जो होता है, मंडप पिलर हॉल ये कहें, मंडप और पिलर हॉल जो होता है मंदिर परिसर के अंदर कई मंडप और बड़े बड़े पिलर हॉल या स्तंभों वाले हॉल होते हैं जिनमें जटिल नक्काशीदार स्तंभ होते हैं। जलकुंड, तो इसमें जलकुंड वगैरह भी देखने को मिलता है। तो कई द्रविड़ शैली जो होती है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में परिसर के भीतर एक बड़ा जलकुंड जो कि कल्याण मंडप होता है वो देखने को मिलता है। देवता की मूर्तियां जो होती हैं, तो गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्तियां स्थापित होती हैं। बाहरी दीवारों पर भी देवी देवताओं, पौराणिक दृश्यों, पशु पक्षियों की चित्रकारी वगैरह मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने देखा द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें देखा विमान जो होता है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर विमान होता है, ये चीजें चार कोन टाइप का होता है। और यहाँ पर गोपुरम हमने देखा, गोपुरम जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीजें और मंदिर के चारों ओर गोपुरम होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शिखर जो है ये चीजें हैं और मंडप ये होता है। तो ये द्रविड़ शैली की जो है ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं इसमें हमने देखा गोपुरम के विषय में देखा और विशाल चार दीवारी जो है उसके विषय में। इसमें जलकुंड भी देखने को मिलते हैं। देवता की मूर्तियां जो होती है गर्भगृह के मुख्य इनकी गर्भगृह में स्थापित की जाती हैं जो मुख्य देवता होते हैं। बाकी दीवारों पर अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित होती हैं, बनाई जाती हैं। और इसमें आगे देखा हमने, तो आगे हम देखते हैं द्रविड़ मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में एक इनकी देखें मूर्तियों में एक प्रकार का लालित्य और जीवंतता और यथार्थवाद होता है। इसमें उदाहरण देखा जाए तो द्रविड़ शैली की जो द्रविड़ शैली के मंदिरें हैं उसमें देखा जाए तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो मुख्य है। चोल वास्तुकला का शिखर अपनी विशालता और विमान के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है जो अपने भव्य गोपुरम और स्तंभों वाले हॉलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी तरीके से महाबलीपुरम के शोर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। पल्लव काल के रॉक कट और संरचनात्मक मंदिरों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कांचीपुरम के मंदिर जो है तमिलनाडु में है, वो ये भी एक तरीके से ये द्रविड़ शैली के ही मंदिर है। आगे देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर हम्पी मंदिर कर्नाटक में है, तो ये एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का उदाहरण है और ये भी कहीं ना कहीं ये मुख्य द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा अगर आपसे पूछ लें द्रविड़ शैली के मुख्य उदाहरण जो है मंदिरें बताइए, तो बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, कांचीपुरम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो कि कर्नाटक में, ये चीजें। आगे देखते हैं वेशल शैली इसके विषय में देखते हैं। ये शंकर शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में देखते हैं इन मंदिर के विषय में। तो वेशल शैली मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र यानी कि विंध्य और कृष्ण नदी के बीच
बीच विशेषकर कर्नाटक में विकसित हुई। इनकी मध्य भारत में ज्यादातर इसे देखने को मिला है और इसे एक तरीके से चालुक्य शैली भी कहा जाता है क्योंकि यह चालुक्य शासकों के अधीन फली फूली। ठीक है, आगे इसके देखते हैं मुख्य विशेषताएं। तो इसमें एक तरीके से नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, मिश्रण देखने को मिलता है। दोनों तरह की विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। बेसर शैली जो होता है इसमें नागर और द्रविड़ शैलियों का एक संकर हाइब्रिड रूप है। इसमें दोनों शैलियों की कुछ विशेषताओं को अपनाया गया है। शिखर जो होता है, बेसर शैली के शिखर नागर शैली की तरह पिरामिड नुमा होते हैं लेकिन वे कम ऊंचे और अधिक चौड़े होते हैं। ठीक है, और उन पर द्रविड़ शैली के विमान की तरह एक तरीके से मंजिलों का आभास होता है। वे नागर और द्रविड़ शैली दोनों के बीच का एक रूप होते हैं। आगे देखते हैं इसमें योजना। तो मंदिरों की योजना अक्सर तारा जैसी स्टेलेट या वृत्ताकार, एक तरीके से वृत्ताकार, जो विशिष्टता प्रदान करती है। तो ये चीजें। स्तंभ के विषय में देखें, स्तंभों पर जटिल नक्काशी होती है जो चालुक्य और होयसल कला की विशेषताएं हैं। अलंकरण देखें तो मूर्ति कला में बारीक विवरण और उच्च कलात्मक देखने को मिलती है। होयसल मंदिरों में अत्यंत जटिल और विस्तृत नक्काशी होती है और इसमें हमने देखा तो ये अलंकरण है। और उसके बाद देखें कम ऊंचाई है, तो नागर और द्रविड़ शैली जो होती है उन शैलियों की तुलना में वेसर शैली की मंदिर जो होती है अक्सर कम ऊंचाई वाली होती है। उसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है वेसर शैली का उदाहरण देखें तो दुर्गा मंदिर जो है एहोल कर्नाटक में स्थित है। तो चालुक्य काल का प्रारंभिक जो वेसर शैली का उदाहरण है। और लॉर्ड खान मंदिर जो है, लॉर्ड खान मंदिर एहोल कर्नाटक में है, चालुक्य काल का एक उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर ये पड्डकल कर्नाटक में, हालांकि इसे मुख्य रूप से द्रविड़ शैली का माना जाता है, इसमें वेसर शैली के भी कुछ तत्व भी शामिल हैं। और आगे देखें चिन्ना केशव मंदिर ये बेल्लूर कर्नाटक में है। होयसल काल का एक उत्कृष्ट बेसर शैली का मंदिर है जो अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बादामी एहोल और पट्टदकल के चालुक्य मंदिर ये भी कर्नाटक में है। तो ये एक तरीके से ये बेसर शैली के शुरुआती और विकासवादी चरणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पट्टकल में विरूपाक्ष जो मंदिर है, कुछ विद्वानों इसे एक तरीके से द्रविड़ शैली में ही मानते हैं, लेकिन इसमें बेसर शैली के भी कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पापनाथा मंदिर हो गया, ये होयसल मंदिर कर्नाटक वेल्लूर में, और ये चीजें ये सोमनाथपुरम में केशव मंदिर जो है ये वैशल शैली के सबसे विकसित मंदिर, एक तरीके से विकसित और अलंकृत उदाहरण हैं जिनमें अत्यंत बारीक नक्काशी और तारा जैसी योजनाएं होती हैं। इन तीनों शैलियां जो है एक तरीके से नागर शैली हो या द्राविड़ या एक तरीके से वेसर शैली ने अपने भारतीय मंदिर स्थापत्य को अद्वितीय विविधता और भव्यता प्रदान की है जो आज भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इस तरीके से हमने देखा नागर शैली, द्रविड़ शैली, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली, इन तीनों शैलियों के विषय में हमने कंप्लीट अध्ययन किया, उदाहरण के साथ जो कुछ भी इसकी विशेषताएं थी, मंदिर कैसे थे, ये सारी चीजें। तो ये चीजें हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मंदिरों का चित्र, एक तरीके से ये चीजें इस तरीके से दिखाई देती हैं मंदिर। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर में 6 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट डिस्कस किया। जितने भी इस टॉपिक से यानी कि इसमें जितने भी टॉपिक्स थे उनको सारे टॉपिक्स को ही अध्ययन कर लिया। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ये वीडियो जब आप लास्ट तक देखें तो आप इसमें एक बार इसके सारे हेडिंग जो है वो भी मतलब हेडिंग आपको एक पेज में चल जाना, और लास्ट में देखेंगे कि आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे और आप अपने एग्जाम में बेस्ट अपना आंसर दे पाएंगे। ओके, तो हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।